ये है बहादुरपुर की विधानसभा सीट जो दरभंगा में है। फिलहाल तो जेडीयू का यहां पर कब्जा है, लेकिन बहादुरपुर विधानसभा का मिजाज क्या रहा है और ये सीट क्या वीआईपी सीट है, कितनी अहम सीट है और इस बार यहां की जंग कितनी दिलचस्प होगी। रंजन जी, अगर बहादुरपुर को आप स्कैन करते हैं तो यहाँ की फाइट कितनी दिलचस्प नजर आती है पिछले रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो? देखिए, जो बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो यहाँ फाइट दिलचस्प होती है और इस बार और भी दिलचस्प होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक जो है वो बदली हैं। तो इसीलिए इस बार बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र पर सबकी नजर है। इसे आप कहती हैं ये वीआईपी सीट है, तो हाँ ये वीआईपी सीट है, दल वाला नहीं। यहां से मंत्री मदन सहनी जो है वो चुनाव लड़ते हैं, तो इसलिए ये वीआईपी सीट है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के जो खासम खास हैं, लोग उनको लालू प्रसाद यादव का हनुमान भी कह के बुलाते हैं। भोला यादव हो सकता है कि बहादुरपुर से आपको इस बार चुनाव लड़ते हुए आरजेडी के टिकट पर दिखें। तो यहां पर वीआईपी का प्रत्याशी होगा, इसकी संभावना कम है, लेकिन यह सीट वीआईपी है। लेकिन जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, उनकी भी प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी रहेगी। और देखिए, जब आप मल्लाहों के लीडर के तौर पर जब बात करती हैं तो अगर मुकेश सहनी का नाम आता है तो आपको यहां मदन सहनी और हरि सहनी, वो भी इसी क्षेत्र से हैं, तो मदन सहनी तो यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो यह भी देखना होगा कि मल्लाह वोटर्स किधर जाते हैं। तो एक बड़ी परीक्षा है यहां पर मुकेश सहनी के लिए भी, और एक बड़ी परीक्षा है यहां पर आपको मदन सहनी के लिए भी, और इस क्षेत्र के रहने वाले हरि सहनी के लिए भी, जो कि बीजेपी के हैं। खैर, अगर हम यहां पर आगे देखें तो यहां पर एक चीज दिखता है कि यह एक नई विधानसभा है और 2008-9 परिसीमन के अनुसार इसका गठन किया गया, और यहां पर जो पहला चुनाव हुआ बहादुरपुर में वो 2010 में हुआ। और यहां पर आप एक और चीज देखती हैं कि हर बार जीतने वाले दल का नाम बदल जा रहा है। हालांकि मुकाबला जो है दो सोशलिस्ट पार्टियों के बीच ही हो रहा है, मतलब कि जेडीयू और आरजेडी के बीच ही यहां पर मुकाबला अब तक देखने को मिला है। लेकिन एक बार जेडीयू तो एक बार आरजेडी, फिर जेडीयू, इस तरह से यह क्रम चलता अभी तक आया है। क्या यही क्रम इस बार चलेगा? तो उस हिसाब से जेडीयू के बाद आरजेडी की बारी आ जाती है, तो क्या वो सिलसिला चलेगा? निश्चित तौर पर मदन सहनी ऐसा नहीं चाहेंगे, जेडीयू भी ऐसा नहीं चाहेगा, आरजेडी की चाहत जरूर ऐसी होगी। तो इस पर क्या कुछ होता है, इस पर जो है हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहां पर जो 3 चुनाव हुए हैं उसकी चर्चा करें। उससे पहले बता दें कि जो बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत बहादुरपुर और हनुमान नगर प्रखंड जो है ये 2 क्षेत्र आते हैं, और यहां के वोटर्स जो है बहादुरपुर विधानसभा के लिए वोट कर अपना विधायक चुनते हैं। अब अगर हम यहां पर ये देखें तो बहुत सारी चीजें आपको दिलचस्प दिखेंगी। 2010 में यहां से मदन सहनी प्रत्याशी थे और उनके सामने जो है आरजेडी से हरिनंदन यादव थे। कांग्रेस ने यहां से मुरारी मोहन झा को उतारा था, तो भाकपा माले से बैजनाथ यादव चुनाव लड़ रहे थे। और उस वक्त जो है एक चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिला था। उसमें जो मदन सहनी है उनको 27,320 वोट आए, मतलब 23.66% वोट, और जो हरिनंदन यादव थे उनको आए 26,677 वोट, मतलब 23.1% वोट। जो मुरारी मोहन झा कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको आए 12,444 वोट, मतलब कि 10.78% वोट, और भाकपा माले के बैजनाथ यादव को आए 6,889 वोट, मतलब लगभग 6% वोट। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला, जीत मिली मदन सहनी को। और कितने वोटों की जीत मिली? 643 वोटों की, सिर्फ 643 वोटों की।
कांग्रेस ने अगर अपना उम्मीदवार नहीं दिया होता तो बाजी जो है वो आरजेडी के पाले में जा सकती थी, क्योंकि मुरारी मोहन झा को 12,444 वोट आए थे। भाकपा माले का भी प्रत्याशी नहीं होता, क्योंकि बैजनाथ यादव थे, उनको भी जो है 6,889 वोट आए थे। तो खैर यहां पर मदन सहनी को जीत मिलती है। फिर 2015 आता है तो परिवर्तन होता है, चूंकि महागठबंधन आकार ले चुका था और यहां पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो जो पिछली बार जो 3 दल आमने सामने थे उसमें से 2 को यह जगह खाली करनी थी। तो किसने खाली की ये जगह? जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट होने के बावजूद ये सीट खाली की। मदन सहनी जो है वो बहादुरपुर से चुनाव नहीं लड़े, बल्कि उनको जो है गौड़ा बौराम जो बगल की सीट है वहां पर भेज दिया गया। वो जेडीयू से गौड़ा बौराम से लड़े और वहां पर उन्होंने जीत भी हासिल की। और यहां पर क्या हुआ बहादुरपुर में कि लालू प्रसाद यादव के और लालू परिवार के खासम खास भोला यादव जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनके सामने बीजेपी ने हरी सहनी को मैदान में उतार दिया। सीपीएम से श्याम भारती यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए। फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर दिखी, जिसमें कि भोला यादव को 71,547 वोट आए, मतलब लगभग 46% वोट, और हरी सहनी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको आए 54,558, मतलब कि 35% के आसपास वोट। और श्याम भारती सीपीएम उम्मीदवार को आए 5,595 वोट, मतलब 3.6% वोट। और भोला यादव यहां से चुनाव जीते 16,989 वोटों से। तो एक बड़ी जीत भोला यादव को। फिर 2020 में जो है चुनाव होता है। अब इस बार फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं। जेडीयू एनडीए फोल्डर में था, तो जैसे ही जेडीयू एनडीए फोल्डर में आया, अब मदन सहनी गौड़ा बौराम छोड़कर वो आपको बहादुरपुर आ गए वापस और फिर से यहां पर चुनावी मैदान में खड़े हो गए। लेकिन इन सब के बीच जो भोला यादव हैं वो हाया घाट लड़ने चले गए। तो एक और भी दिलचस्प बात है कि जो सिटिंग विधायक रह रहा है वो अगले चुनाव में दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। 2010 में मदन सहनी, तो वो अगले चुनाव में गौड़ा बौराम चले गए। 2015 में भोला यादव जीते, तो वो अगले चुनाव में हाया घाट चले गए। तो ये एक दिलचस्प है। क्या ये भी सिलसिला इस बार चलेगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आरजेडी से रमेश चौधरी थे, लेकिन आपको बता दूं कि अब रमेश चौधरी भी बीजेपी में आ गए हैं। और देवेंद्र कुमार झा एलजेपी के प्रत्याशी थे। जहां भी जेडीयू वहां पर एलजेपी, आमने सामने का मुकाबला था। और चूंकि यहां पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या अच्छी है, तो देवेंद्र कुमार झा ने जो है वो एक जो ब्राह्मण वोटर्स थे उनके वोट हासिल भी किए। इसका नुकसान भी हुआ मदन सहनी को, लेकिन वो चुनाव जीत गए एक कांटे के मुकाबले में। मदन सहनी को आए 68,538 वोट, मतलब 38.5% वोट। रमेश चौधरी को आए 65,909 वोट, मतलब 37% वोट। और देवेंद्र कुमार झा जो एलजेपी के प्रत्याशी थे उनको आए 16,873 वोट, मतलब 9.5% वोट। तो ट्रायंगुलर फाइट हुई। हार जीत का मार्जिन अगर आप देखिए तो 1.5% के आसपास का रहा। 2,629 वोट से फिर से एक क्लोज फाइट में मदन सहनी बहादुरपुर से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो यहां पर ये चीजें हमें आंकड़े बताते हैं। अब अगर हम यहां के दावेदारों के बारे में जाएं कि कौन कौन से दावेदार हैं यहां पर, तो देखिए उम्मीद तो यही है कि जेडीयू से मदन सहनी ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी एक मुलाकात चिराग पासवान से भी पिछले दिनों हुई थी, तो उसकी काफी चर्चा हुई थी। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने बेटे एकलव्य के लिए जो है हाया घाट या गौड़ा बौराम से एलजेपीआर से टिकट
टिकट जो है वो चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। वो आप देखती हैं कि हाँ, शांभवी भी जो है वो एलजेपीआर के टिकट पर समस्तीपुर से लड़ी थी। तो ये एक नया ट्रेंड अब जो है आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। रामकृपाल यादव के बेटे की भी बात होती है कि वो एलजेपीआर से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, एक ये चीज देखने को मिली। अब जब अगर हम बात करें तो भाकपा माले से शम्स तबरेज हैं, वो भी जो है यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसे सीपीएम के श्याम भारती भी हैं, 2015 में लड़े थे, वो भी जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन ये भी बात हम आप समझ सकते हैं कि अगर भोला यादव जो कि जनसंपर्क कर रहे हैं इस क्षेत्र में, सदस्यता अभियान का भी वो हिस्सा रहे, यहां पर सदस्य बनाते दिखे, तो चूंकि लालू परिवार से इतने क्लोज हैं कि अगर वो चाह जाएंगे तो वही यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि यहां पर मदन सहनी वर्सेस भोला यादव ही चुनाव देखने को हमें मिलेगा। अब जनसुराज से कौन उम्मीदवार होता है और सबसे महत्वपूर्ण किस जाति से होता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो क्या जाति समीकरण कुछ ऐसा है कि किसी खास को फायदा हो? जी हाँ, ये यहाँ पर ये दिलचस्प है कि यहाँ यादव और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या ऑलमोस्ट बराबर है। इसलिए मैंने कहा कि जनसुराज किस जाति से उम्मीदवार देता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जैसे पिछली बार एलजेपी ने देवेंद्र कुमार झा को चुनावी मैदान में उतारा था तो एलजेपी के जीत का अंतर कम हुआ, वो सिर्फ 2629 वोट से यहाँ पर जो है जेडीयू जीत सका, मदन सहनी यहाँ पर जीत सके। तो ये एक चीज जो है इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज किस जाति से बहादुरपुर में उम्मीदवार देते हैं, उससे एक अनुमान आपको लगेगा और उसका चुनावी समीकरण पर जो है असर पड़ेगा, चुनाव परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। तो एक अनुमान के अनुसार जो जातीय समीकरण है बहादुरपुर का, उसकी भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। यहां पर भी अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या अच्छी है, 21.08% जो है वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं, जिसमें पासवान यहां पर अच्छी संख्या में हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी अच्छी संख्या में हैं, 13.1%, और जो यादव हैं वो 14 से 15% के आसपास हैं। तो ये जो आंकड़ा बनता है वो 27 से 28% के आसपास का बन जाता है। जो ब्राह्मण हैं वो भी 13.5 से 14.5% के आसपास, भूमिहार 3.5 से 4%, और इतने ही राजपूत हैं 3.5 से 4%। तो 22 से 24% का आंकड़ा जो है वो सामान्य जाति का यहां बनता है। यहां पर कुछ कायस्थ भी हैं, कर्ण कायस्थ जो है वो दरभंगा के इलाके में, मधुबनी के इलाके में आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप कोयरी, कुर्मी, धानुक की बात कीजिए तो 6 से 7% है। धानुक की संख्या जो है वो 4.5% के आसपास है। वैश्य भी यहां पर 5.5 से 6.5% है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि दलित और अति पिछड़ी जातियां, जिसमें मल्लाह भी शामिल हैं, धानुक भी शामिल हैं, उनके वोट जो है हार जीत पर फर्क डालेंगे, वही निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि मल्लाह यहां 7 से 8% हैं। और यही चीज मैंने शुरू में कही थी कि यहां पर मुकेश सहनी की भी परीक्षा है। आप महागठबंधन में हैं तो महागठबंधन आरजेडी निश्चित तौर पे चाहेगा कि मल्लाह वोटर्स के वोट वो ट्रांसफर कर सके महागठबंधन की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो है बड़े सहनी नेता मदन सहनी भी हैं, हरि सहनी भी आपको बीजेपी में है, तो और सबका ये घर है, ये भी बात है, सब इसी क्षेत्र के आसपास जो है वो रहते हैं। मुकेश सहनी गौड़ा बौराम से हैं, तो वो इसी क्षेत्र में है। तो यहां पर एक मुकाबला ये भी देखने को मिलेगा और ये दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां पर जो है सहनी वोटों पर जो है ये दोनों तरफ से नजर होगी और सहनी वोटर्स किधर जाते हैं उस पर यहां का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसी तरह से धानुक वोटर्स यहां पर हैं, मंगनीलाल मंडल जो है आरजेडी
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी इसी एरिया के हैं, तो उन पर वो क्या असर डालते हैं? क्योंकि आमतौर पर पिछले चुनावों में हमने देखा है कि अति पिछड़ी जातियां, धानुक हो, मल्लाह हो, वो एनडीए को वोट करते हैं। तो अब इस बार क्या होता है, इस पर जो है वो बहुत कुछ जो है वो निर्भर करने वाला है। तो अगर हम बहादुरपुर विधानसभा को समअप करें तो ये कहना होगा कि यहां पर जो दलित वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, और जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिसमें मल्लाह, धानुक सभी शामिल हैं, उनके वोटों को जो ज्यादा साध पाएगा, उनका बड़ा चंक अपने लिए निकाल पाएगा, बहादुरपुर में जीत उसी को मिलेगी। तो ये बहादुरपुर की जंग है और बहादुरपुर को कौन फतह करता है इस पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी। काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला होता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए ये है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।